कि अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, बस्तियां छोड़कर जाने को कहा जाता है, अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, बस्तियां छोड़कर जाने को कहा जाता है। पत्तियां रोज गिरा जाती है जहरीली हवा और हमें पेड़ लगाने को कहा जाता है। कोई मौसम हो सुख दुख में गुजारा कौन करता है, कोई भी मौसम हो सुख दुख में गुजारा कौन करता है, परिंदों की तरह सब कुछ गवारा कौन करता है। घरों की राख फिर देखेंगे, घरों की राख फिर देखेंगे, पहले देखेंगे कि घरों को फूंक देने का इशारा कौन करता है। इस निजाम को समझने की जरूरत है। प्रयत्न किया जा रहा है। भारत के बहुसंख्य या मेजॉरिटी में ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी की एक बड़ी आबादी है। उस आबादी में सामाजिक बदलाव और परिवर्तन के साथ साथ समाज में एक संगठित शक्ति का निर्माण करने के लिए पूरे देश में जिस तरह से दुश्मनों ने एक संगठित शक्ति निर्माण करने के लिए और उस संगठित शक्ति से हमारे संवैधानिक अधिकारों को ख़त्म करने के लिए भारत में दो घटक बनाए, एनडीए और यूपीए, और एनडीए और यूपीए नाम के घटक बनाकर उन्होंने हमारे संवैधानिक अधिकारों को ही सिर्फ नहीं ख़त्म किया बल्कि बड़े पैमाने पर उन्होंने एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज़ के लोगों पर अन्याय अत्याचार जुल्म और सितम करने का काम किया। साथियों, पूरे देश में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा भारत में जो संघर्ष किया जा रहा है, भारत में जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उस लड़ाई को भारत के बहुसंख्य लोगों को, इस देश के मूल निवासियों को समझना और जानना बेहद ज़रूरी है। भारत में जो लड़ाई है साथियों, वो दो नस्लों के बीच में है और दो नस्लों के बीच में जो लड़ाई है, एक नस्ल आज भारत में शासक वर्ग है जो चंद मुट्ठी भर यहूदी नस्ल के यूरेशियन लोग हैं जो पूरे मुल्क के निज़ाम पर काबिज हैं, और दूसरी तरफ इस देश में शोषित वंचित पीड़ित मजलूम बहुसंख्य ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोग हैं। और 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया में और उसमें छपे उस एडिशन के अंक में ये बातें पूरी तरह से साबित की कि भारत में कौन देशी है और कौन विदेशी है। इस बुनियाद पर भारत में कहा जाए जो लड़ाई है वो दो नस्लों के बीच में है। एक तरफ यूरेशियन यहूदी नस्ल के लोग हैं और दूसरी तरफ इस देश के बहुसंख्य ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोग हैं। दूसरी बात साथियों, इस देश में, इस मुल्क में जो दूसरी लड़ाई है वो दो विचारधारा के बीच की लड़ाई है और भारत में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा भारत में बड़े पैमाने पे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज़ के सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन एक प्लेटफॉर्म पे आकर भारत में जो आरएसएस जैसे नफरतवादी संगठनों के द्वारा पिछले 96 सालों में मुसलसल तौर पे एक कोशिश की गई, एक मेहनत की गई और उनकी इस कोशिश और मेहनत का ये नतीजा निकला कि भारत की एक बड़ी आबादी हम मुसलमानों की है जो अमन चैन और इत्तेहाद की बात करें तो इसके अलावा भारत में एक बड़ी आबादी जो हम मुसलमानों की है वो ईमान को मानती है, इत्तेहाद को मानती है, मसावात को मानती है, मोहब्बत को मानती है, इखलाक को मानती है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे लगातार आरएसएस के लोगों ने जिस नफरतवादी विचारधारा का उन्होंने प्रचार प्रसार किया और उस विचारधारा के प्रचार प्रसार और फैलाव का आज व्यापक स्तर पे भारत में रिजल्ट देखने को मिला, नतीजा देखने को मिला। और उस विचारधारा की या जहरीली विचारधारा का असर इतने बड़े पैमाने पे देखने को मिला। कभी पहलू खान मारे जाते हैं तो कभी इखलाक मारे जाते हैं तो कभी तबरेज मारे जाते हैं तो कभी तस्लीम मारे जाते हैं तो कभी अल्ताफ मारे जाते हैं। और ये सिलसिला यही तक नहीं रुकता है। त्रिपुरा में 21 मस्जिदें मुसलमानों की शहीद की जाती हैं और इसके साथ ही साथ उनके दुकानों, उनके मकानात को बड़े पैमाने पे तोड़ने का काम किया जाता है। और भारत में जो आरएसएस ने नफरतवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार फैलाव किया, जो समाज को तोड़ने और बांटने का काम किया, उस तोड़ने और बांटने का नतीजा अगर हम बात करें जिन सेकुलर दलों के पीछे या जिन पॉलिटिकल पार्टियों के पीछे या सियासती तंजीमों के पीछे पिछले 75 सालों से भारत का मुसलमान लगा रहा
वो 96 सालों से लगातार आरएसएस जो नफरत की विचारधारा या नफरत का जो जहर समाज में तोड़ने और बांटने के लिए निरंतर उनके द्वारा उनके जरिए बोया जाता रहा, समाज में फैलाया जाता रहा, उसके लिए उन्होंने कोई काउंटर प्लान नहीं बनाया। अगर उन्होंने कोई काउंटर प्लान बनाया होता तो आज बड़े पैमाने पे मॉब लिंचिंग के नाम पर जो है मुसलमानों की, शेड्यूल कास्ट के लोगों की और इस देश में आदिवासियों की और पिछड़ों की हत्याएं नहीं की जाती। तो उस नफरतवादी विचारधारा का काउंटर नहीं रहा, और काउंटर ना होने की वजह से हम अगर बात करें, जो भारत में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है, उस आबादी को उन्होंने आज के तारीख में अनटचेबल बना दिया गया। और ये मुसलमानों को भी गौर करने की जरूरत है कि पिछले 75 साल पहले 1947 के पहले जो हम मुसलमानों की क़यादत करने वाले लोग थे, रहनुमाई करने वाले लोग थे, सरपरस्ती करने वाले लोग थे, हम ये कह सकते हैं कि आज के मुसलमानों के मुकाबले वो 33 गुना ज़्यादा पढ़े लिखे और समझदार थे। दूसरी चीज़, उनके अंदर एक बहुत बड़ी जो समझदारी थी, वो तालीम की वजह से एक बहुत बड़ी जो समझदारी थी वो यह थी कि वो उनके अंदर दोस्त और दुश्मन की समझ थी। और दोस्त और दुश्मन की समझ थी 1947 के पहले जो मुसलमानों की क़यादत करने वाले लोग थे, रहनुमाई करने वाले लोग थे, अगर उनके अंदर ये समझ नहीं होती, ये समझदारी और बेदारी नहीं होती, तो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने जब 1848 में उन्होंने पहला पाठशाला खोला इस देश के शिक्षा से वंचित, तालीम से वंचित मूल निवासियों को तालीम देने के लिए, तो उस वक्त महाराष्ट्र में कोई जगह और मकान देने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब्दुल उस्मान शेख साहब ने वो जगह और मकान दिया। राष्ट्रमाता जब सावित्रीबाई फूले इस देश के शिक्षा से वंचित महिलाओं को, नारियों को शिक्षित करने के लिए उन्होंने कदम बढ़ाया, तो उस वक्त महाराष्ट्र में कोई भी महिला उनके साथ, व्यवस्था उस समय जो थी, उस तत्कालिक व्यवस्था के कारण कोई भी महिला राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले के साथ चलने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन फातिमा शेख जो मुस्लिम कौम की थी, वो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले के साथ वो कदम से कदम उन्होंने चलने का काम किया और भारत की आधी आबादी महिलाओं को शिक्षित करने के संघर्ष में वो शामिल थी। इसके अलावा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जब इस देश के हक अधिकार से वंचित समाज की उन्होंने डिमांड की, तो उस समय जब उन्होंने हक अधिकारों की डिमांड की तो विरोध मिस्टर गांधी और नेहरू ने किया, समर्थन मुस्लिम लीग के मौलाना शौकत अली साहब ने किया। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान सभा में चुनकर जाने की बात हो, 1946 में जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हरा दिया जाता है, हरा देने के बाद जब पंजाब केसरी के ऑडिटोरियल में ये बात, खबरें छप कर आती है कि मिस्टर अम्बेडकर आपके लिए संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां ही नहीं, रोशनदान भी बंद है, उस वक्त के मुसलमानों के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के इंपॉर्टेंस और उनके ताकत और उनके विद्वता के बारे में जानकारी थी, उनके ज्ञान के बारे में जानकारी थी कि डॉक्टर अंबेडकर का संविधान सभा में जाना कितना इंपॉर्टेंट है। उस वक्त वेस्ट बंगाल के मुसलमानों ने खुलना, जसोर, बोरीशाल, फरीदपुर 4 जिलों से उन्होंने चुनकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में भेजने का काम किया। साथियों, इसके अलावा जब संविधान निर्माण हुआ तो आज इस संविधान के अस्तित्व की बात करें, जिस संविधान का बुनियादी मकसद ही ये है, आज भारत में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व को स्थापित करना मकसद है। आज वो संविधान भारत में जो आज अमल में लाया जा रहा है, सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, वो संविधान की इन मूल बुनियादी बातों को वो अमल में नहीं लाते, उसको नहीं स्वीकार करते, जिसकी वजह से आज भारत में जो संविधान का बुनियादी मकसद था, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व, वो अमल में नहीं लाया गया। साथियों, 1947 के पहले मुसलमानों के अंदर जो 33 गुना ज्यादा पढ़े लिखे समझदार होने की मैंने बात कही, 33 गुना ज्यादा पढ़े लिखे होने के समझदार होने का जो दस्तावेज है, अगर वो 33 गुना ज्यादा पढ़े लिखे समझदार नहीं होते तो आज उस दौर में 33% ब्रिटिश हुकूमत में नौकरियों में उनकी भागीदारी और हिस्सेदारी
नहीं होती। ये बातें साबित करती है कि उस वक्त के मुसलमान सिर्फ पढ़े लिखे समझदार ही नहीं थे, बल्कि कौन जालिम है और कौन मजलूम है ये बात समझते थे, जिसकी वजह से उन्होंने कदम कदम पे साथ दिया। लेकिन पिछले 75 सालों में 14 अगस्त 1947 के बाद जो भारतीय मुसलमानों को लेकर एक बहुत बड़ी साजिश इस देश में कांग्रेस और आरएसएस के लोगों ने की, इस मुल्क को तोड़कर भारतीय मुसलमानों को उन्होंने लीडरलेस मेजॉरिटी में तब्दील करने का काम किया, जिसकी वजह से जो गुलाम भारत में मुसलमान 33% ब्रिटिश हुकूमत में नौकरियों में हिस्सेदारी और उनकी भागीदारी हुआ करती थी, जो 1947 के पहले मुसलमान लैंड लॉट हुआ करते थे, वो लैंडलेस हो गए। तो पिछले 75 सालों में जो मुसलमानों के अंदर क़यादत दिखाई देती है, अलग अलग सियासती तंजीमों पे जो मुसलमान इधर उधर दिखाई देते हैं चेहरे, वो पोजीशन थे, पावर नहीं थे। हम बात करें 57 साल की कांग्रेस में कभी गुलाम नबी आजाद तो कभी सलमान खुर्शीद जैसे चेहरे अभी भी जिंदा हैं। 57 सालों में अगर ये पावर होते तो 33% 1947 के पहले जिस कौम की नौकरियों में भागीदारी थी, 57 साल की कांग्रेस में हुकूमत में ये चेहरे थे, गुलाम नबी आजाद और सलमान खुर्शीद जैसे लोग, लेकिन आज वो हिस्सेदारी और भागीदारी 1 से 1.5% पर सिमट गई। 57 साल की कांग्रेस में ये ऐसे चेहरे थे जो मुसलमान 1947 के पहले लैंड लॉट हुआ करते थे, आज वो लैंडलेस बना दिए गए। ये बातें साबित करती है कि इन पार्टियों में जो चेहरे थे वो पावर नहीं थे, पोजीशन थे। बीजेपी में कभी नजमा हेपतुल्ला, कभी मुख्तार अब्बास नकवी, कभी शहनवाज हुसैन जैसे चेहरे आज हमें दिखाई देते हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री यही बनाए जाते हैं, लेकिन 75 सालों में भारतीय हम राजनीति की बात करें और मुसलमानों के हक अधिकारों की बात करें तो दूर दूर तक जो है मुसलमानों के हक अधिकारों की अगर ये लड़ाई लड़े होते तो आज शासन प्रशासन और नौकरियों में मुसलमानों की ये जो दुर्दशा है, वर्तमान जो दुर्दशा है, सच्चर कमीशन के सिफारिशों के आधार की अगर हम बात करें तो आज वो SC ST से भी बदतर सिचुएशन में है, हालात में है। उसके लिए जिम्मेदार आज के तारीख में यही चेहरे हैं। तीसरी बात, हम उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो 27 साल से उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुसलमान जिन सियासती पार्टियों के पीछे खड़ा रहा, 27 सालों में ये 4 बार इनको मुख्यमंत्री बनने का अगर अवसर मिला तो 20% मुसलमानों की वजह से इनको आज सत्ता में 27 साल का सुख भोगने का अवसर मिला। और जब भी चुनाव आते हैं मुसलमानों को ये सच्चर कमीशन, कभी 16% रिजर्वेशन, कभी भागीदारी की बात करते हैं, कभी इन पर हो रहे अन्याय अत्याचार को समाप्त करने की बात करते हैं। लेकिन 27 साल किसी भी कौम की तरक्की के लिए कम दिन नहीं होता। अगर ये ईमानदार होते जो 27 साल हुकूमत में रहे सपा और बसपा के लोग, तो मुसलमानों को आज उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम बात करें तो आज हर चौथा चेहरा उत्तर प्रदेश की राजनीति शासन प्रशासन में भागीदारी का आज मुसलमान नहीं दिखाई देता। इन पार्टियों से मेरा सवाल है कि आज उत्तर प्रदेश में 27 सालों में ये हुकूमत में रहे और हुकूमत में रहने के बावजूद आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ये मुसलमानों के समाज का या इनके कौम का आज हर चौथा आदमी डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर नहीं बन पाया। लेकिन एक काम इन्होंने सपा बसपा के लोगों ने ईमानदारी के साथ कांग्रेस की नीतियों को अमल में लाया, आज वो दिखाई देता है। NCRB की रिपोर्ट बताती है, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि हर चौथा आदमी ये डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, IAS IPS नहीं बना पाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जेलों में हर चौथा कैदी इन्होंने मुसलमान जरूर बनाया। और अगर ये चाहते तो IPC की धारा 436 और 436A में प्रोविजन है, कोई भी सजा याफ्ता कैदी अगर अपनी जो सजा उस पर जो है चार्जेस लगाए गए हैं, एलिगेशन लगाए गए हैं और वो एलिगेशन साबित नहीं हुए, अगर उस सजा में उसने आधे से ज्यादा सजा काट चुका है तो उसे 436 और 436A की धारा के अंतर्गत उसे निजी मुचलके पे रिहा कर देना चाहिए। अगर इस IPC की धारा का भी इस्तेमाल अगर ये 27 सालों के दरमियान करते तो आज उत्तर प्रदेश की जेलों में 33% जो है मुसलमानों की भागीदारी है और हिस्सेदारी नहीं दिखाई देती।
तो इसलिए साथियों, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को ये बातें समझने की जरूरत है। हम अगर इतिहास से सबक नहीं लेंगे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे विद्वान कहा करते हैं कि जो कौम तारीख से सबक नहीं लेती वो अपने मुस्तकबिल को नहीं बना सकती। अगर भारत के मुसलमानों को, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अपने मुस्तकबिल को बदलना है तो उन्हें तारीख को जानना होगा, और तारीख के बुनियाद पर मजलूमों की हक और अधिकार की लड़ाई अगर भारत में आज राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक मान्यवर वावन मेश्राम साहब लड़ रहे हैं और इस देश में दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, ये बातें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और भारत में जो बड़े पैमाने पे 96 सालों से लोगों को मूर्ख और गुमराह किया इस देश में आरएसएस जैसे संगठनों के लोगों ने और उनकी विचारधारा ने, इसलिए मैं एक बात कहा करता हूं, अंग्रेजी में एक सेंटेंस कहा करता हूं, ये जो सिस्टम में काबिज लोग हैं ये ज्यादा देर तक हमारे लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहा करता हूं, यू कैन फूल some people for some time, you cannot fool all the people for all the time। यानी कुछ लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन मान्यवर वावन मेश्राम साहब जैसी शख्सियत अगर हमारे बीच में मौजूद है तो हमेशा के लिए इन सभी लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। इसलिए हम पूरे देश के और खासतौर से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को ये अपील करना चाहते हैं, उन्हें अपने भागीदारी और हिस्सेदारी और अपने वजूद और अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए इस व्यापक स्तर पे परिवर्तन और बदलाव लाने के लिए जो प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का, उसमें शामिल होना चाहिए। इस हालात पर राहत इंदौरी साहब 4 लाइनें उनकी मैं आप लोगों के दरमियान रखकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, बस्तियां छोड़कर जाने को कहा जाता है, अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, बस्तियां छोड़कर जाने को कहा जाता है, पत्तियां रोज गिरा जाती है जहरीली हवा और हमें पेड़ लगाने को कहा जाता है। कोई मौसम हो सुख दुख में गुजारा कौन करता है, कोई भी मौसम हो सुख दुख में गुजारा कौन करता है, परिंदों की तरह सब कुछ गवारा कौन करता है। घरों की राख फिर देखेंगे, घरों की राख फिर देखेंगे, पहले देखेंगे कि घरों को फूंक देने का इशारा कौन करता है। इस निजाम को समझने की जरूरत है और इस हालात को बदलने के लिए हम सभी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अपील करेंगे, इस बदलाव की कड़ी का हिस्सा बनेंगे। आप लोगों ने आज इस परिवर्तन मोर्चा के कार्यक्रम में मुझे बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।